हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र, फोटोग्राफिक कैमरा, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र के अंतर्गत हम सामान्य परिचय देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और उसके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला भाग होता है पलक। पलक जो है प्रकाश को नेत्र में आने से रोकता है। आगे हम मानव नेत्र की संरचना पढ़ेंगे। अभी हम केवल कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद होता है आइरिस। आइरिस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में पाया जाता है आइरिस, जो कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर प्रकाश की किरण की मात्रा अधिक होती है तो यह आइरिस सिकुड़ जाता है, जबकि प्रकाश की मात्रा कम होती है तो यह फैल जाता है। आइरिस के माध्यम से आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। अगला है कोराइड। कोराइड जो है प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। जब प्रकाश की किरण मानव नेत्र में प्रवेश करती है तो कोराइड के माध्यम से वह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। इसे हमें याद रखना है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव नेत्र के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो मानव नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा, छोटा और वास्तविक होगा। परंतु हमारे मस्तिष्क के द्वारा उस उल्टे, छोटे प्रतिबिंब को सीधा करके उसका वास्तविक प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। यह कार्य हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। और वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनता है। इसे हमें याद रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वह प्रतिबिंब रेटिना पर बार बार बनता है। हम आगे देखेंगे फोटोग्राफिक कैमरा में प्रतिबिंब केवल एक बार बनता है, जबकि हमारे नेत्र रेटिना में यह प्रतिबिंब बार बार बनता है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है अस्थायी होता है। यह केवल 1/10 सेकंड के लिए होता है, उसके पश्चात यह मिट जाता है। तो इसे हमें याद रखना है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कितने समय के लिए स्थायी होता है? तो वह 1/10 सेकंड के लिए स्थायी होता है, उसके पश्चात वह मिट जाता है। मानव नेत्र में बनने वाले प्रतिबिंब त्रिविमीय होते हैं, अर्थात वह 3 दिशाओं में होते हैं। इसे 3D कहा जाता है। त्रिविमीय मतलब यह XYZ तीनों एक्सिस से देखा जा सकता है। तो इसे हमें याद रखना है कि नेत्र के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? त्रिविमीय होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे हम देखेंगे फोटोग्राफिक कैमरा में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप फोटो का प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन आँख में बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। लेंस की फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र की फोकस दूरी किस प्रकार नियंत्रित होती है? तो यह सिलियरी मांसपेशियों के माध्यम से नियंत्रित होती है। और मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब पूर्णतः दोष मुक्त होता है। आगे हम फोटोग्राफिक कैमरा देखेंगे। उसमें बनने वाले प्रतिबिंब दोष युक्त होते हैं, जबकि मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब पूर्ण रूप से दोष मुक्त होता है। मानव नेत्र में एक क्षमता पाई जाती है, ससंजन क्षमता, जिसके माध्यम से वह दूर और पास की वस्तु को देखने में सक्षम होता है। जैसा कैमरा होता है उसमें हम जूम इन और जूम आउट करके दूर और पास की वस्तु को देख सकते हैं, वैसे ही हमारे आँख में ससंजन क्षमता होती है, जिसके माध्यम से हम दूर और पास की वस्तु को देख सकते हैं। अगला हम फोटोग्राफिक कैमरा के बारे में पढ़ते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा में एक शटर होता है। ये फोटोग्राफिक कैमरा है, इसके सामने में एक शटर होता है। आपने देखा होगा ब्लैक कलर का शटर होता है। यह प्रकाश को लेंस में पड़ने से रोकता है। जब हम कैमरे का यूज नहीं करते हैं तो वह शटर लगा दिया जाता है, वह लेंस में प्रकाश को पड़ने से रोकता है। अगला होता है डायफ्राम। कैमरे में डायफ्राम होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसे हमें याद रखना है। फोटोग्राफिक कैमरे में डायफ्राम के माध्यम से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। सिलेबस में स्पष्ट रूप से वर्णित है फोटोग्राफिक कैमरा, इसलिए इन बिंदुओं को हमें याद रखना है। अगला होता है प्रकाशरोधी बॉक्स। प्रकाशरोधी बॉक्स प्रकाश को अंदर जाने से रोकता है। और कैमरे में भी उत्तल लेंस होता है। हमने देखा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, वैसे ही कैमरे में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बनता है। कैमरे में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बनता है और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और उसका प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म में बनता है। फोटोग्राफिक फिल्म मतलब रील, इसे हमें याद रखना है। कैमरा में जो प्रतिबिंब बनता है वह रील में बनता है, फोटोग्राफिक फिल्म में।
जबकि हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। कैमरे की फोकस दूरी निश्चित होती है, अर्थात हम केवल निश्चित दूरी तक ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब ले सकते हैं। इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह दोष युक्त होता है। हमने देखा कि मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब पूर्ण रूप से दोष मुक्त होता है, जबकि कैमरा में बनने वाला प्रतिबिंब दोष युक्त होता है। इसमें केवल एक बार प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में बार बार प्रतिबिंब बनता है, जो कि 1/10 सेकंड के लिए स्थायी रहता है, जबकि कैमरे में बनने वाला प्रतिबिंब केवल एक बार बनता है। हम किसी वस्तु या प्रतिबिंब का केवल एक बार में एक ही इमेज ले सकते हैं, जबकि मानव नेत्र में कई प्रतिबिंब निर्मित होते हैं। इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब द्विविमीय होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। केवल इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और इसे कागज पर प्राप्त किया जा सकता है और यह स्थायी होता है। हमारे सिलेबस में दिया गया है मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा, इसलिए हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अगला हम देख लेते हैं मानव नेत्र की संरचना। हम मानव नेत्र की संरचना को बहुत संक्षेप में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है दृष्टिपटल। ये जो आप देख रहे हैं वह है दृष्टिपटल। यह कठोर और पारदर्शी झिल्ली होती है जो कि बाहरी आघातों से हमारे नेत्र की रक्षा करती है। यह है कार्निया। दृष्टिपटल का सामने वाला भाग को कार्निया कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है उस समय इसी कार्निया का दान करता है। इसे हमें याद रखना है कि नेत्र दान के समय किसका दान किया जाता है, तो कार्निया का दान किया जाता है। कार्निया के माध्यम से हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, उसके पश्चात उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कार्निया का जो पीछे वाला भाग होता है उसे कहा जाता है आइरिस, और यह एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। आइरिस का कार्य क्या होता है? आइरिस जो है आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये है आइरिस, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसे हमें याद रखना है कि नेत्रदान के समय क्या दान किया जाता है, तो कार्निया का दान किया जाता है। प्रकाश किरण किसके माध्यम से हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले कार्निया से होकर प्रवेश करती है। और आइरिस का कार्य क्या होता है, तो आइरिस हमारे आँख में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है पुतली। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे पुतली कहा जाता है। यहाँ पर एक छेद होता है, उसे पुतली कहा जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस यूज होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस यूज होता है। इसे हमें याद रखना है कि मानव नेत्र में किस लेंस का यूज होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस का यूज होता है। उसके बाद रेटिना, जो एक पारदर्शी झिल्ली होती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हमने अभी चर्चा किया कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यहाँ पर जो आंतरिक भाग होता है वह होता है रेटिना, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर स्थित होता है लेंस। यह लेंस होता है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। काचाभ द्रव, जो अंदर में स्थित द्रव है वह है काचाभ द्रव। यहाँ पर जो काचाभ द्रव भरा होता है। उसके बाद है कोराइड। ये वाला पोर्शन है कोराइड, जो कि काले रंग की झिल्ली होती है, उसे कोराइड कहा जाता है। आँख में 2 बिंदु होते हैं, अंध बिंदु और पीत बिंदु। तो अंध बिंदु किसे कहा जाता है, तो रेटिना पर स्थित वह स्थान जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं बीच का भाग, रेटिना के बीच का भाग होता है, उसे अंध बिंदु कहा जाता है। इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी के माध्यम से जो शिरा होती है तंत्रिका, वह हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इसे हमें याद रखना है कि अंध बिंदु के माध्यम से जो शिरा होती है तंत्रिका, वह हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। पीत बिंदु, जो कि रेटिना के बीचों बीच स्थित होता है और यह पीले रंग का होता है। अंध बिंदु के पीछे वाला हिस्सा जो है वह पीत बिंदु होता है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वही हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके बाद हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या होता है, तो सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। हम केवल सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ही संक्षेप में पढ़ रहे हैं। और इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और उसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है और उसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोकस दूरी कम होगी, अगर फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता अधिक होगी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाला और अधिक क्षमता वाला उत्तल लेंस का यूज होता है। इसका सिद्धांत क्या है, तो वस्तु जो है हमेशा प्रकाश केंद्र और लेंस के फोकस के मध्य में स्थित होती है, तभी हम किसी सूक्ष्म वस्तु को देख सकते हैं। यह सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है कि वस्तु हमेशा प्रकाश केंद्र और लेंस के फोकस के मध्य स्थित होना चाहिए।
अगर परीक्षा में पूछा जाए तो इसे हमें याद रखना है कि वस्तु हमेशा प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य में स्थित होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह सीधा होगा और आभासी होगा। हमें इसे याद रखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और आभासी बनता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई वस्तु ए बी है, उसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसका हमें सीधा, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो और वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये सभी कंडीशन फिक्स हैं कि वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। वस्तु को हमेशा प्रकाश केंद्र और लेंस के फोकस के मध्य रखा जाता है और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह उत्तल लेंस कम फोकस दूरी का और अधिक क्षमता का होना चाहिए और उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा और आभासी होगा। अब हम खगोलीय दूरदर्शी देख लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है। दोनों लेंस जो है उत्तल लेंस होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे हमें याद रखना है कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है तो इस लेंस को कहा जाएगा अभिदृश्यक लेंस और यह उत्तल लेंस होगा। जबकि उसके विपरीत दिशा में स्थित होता है उत्तल लेंस, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। यहाँ पर जो हम लेंस यूज करते हैं उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं क्योंकि यह नेत्र के समीप होता है। इस वाले लेंस को कहा जाता है अभिदृश्यक लेंस क्योंकि यह वस्तु की दिशा में स्थित होता है। हमें इसे याद रखना है कि खगोलीय दूरदर्शी में जो दो लेंस यूज होते हैं वो दोनों उत्तल लेंस होते हैं। वस्तु की ओर स्थित लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जबकि जो लेंस जो है नेत्र के निकट होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कई प्रकार के लेंसों से मिलकर बना होता है। यह केवल उत्तल लेंस से नहीं बनता, यह कई प्रकार के लेंसों से मिलकर बना होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोलीय विपथन और वर्ण विपथन उत्पन्न न हो। गोलीय विपथन और वर्ण विपथन को रोकने के लिए अभिदृश्यक लेंस को कई प्रकार के लेंसों से मिलकर बनाया जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अभिदृश्यक लेंस का निर्माण कई प्रकार के लेंसों को मिलाकर किया जाता है तो यह क्यों किया जाता है, तो गोलीय विपथन और वर्ण विपथन की स्थिति को रोकने के लिए कई प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला लेंस का उपयोग देख लेते हैं। लेंस का क्या क्या उपयोग होते हैं, तो हमने अभी देखा कि प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में लेंस का यूज होता है और चश्मों में दृष्टि दोष निवारण के लिए भी लेंस का यूज होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, इन सभी स्थिति के लिए अलग अलग लेंस का उपयोग पढ़े थे। तो चश्मों में दृष्टि दोष निवारण के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला उपयोग है रीडिंग लेंस और उसके बाद है घड़ी साज। घड़ी साज में भी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है ताकि किसी वस्तु का आवर्धित रूप देखा जा सके। इसके उपयोग को हमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। अब हम माध्यम का अपवर्तनांक देख लेते हैं। माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है और यह होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। यह न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसे हमें याद रखना है। अब हम लेंस की क्षमता पढ़ लेते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस के व्युत्क्रम होती। जैसे लेंस की क्षमता को डी से प्रदर्शित करते हैं तो यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम होगा। क्षमता जो है फोकस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसे हमें याद रखना है। और इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है, इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें यूज होने वाला जो फोकस दूरी है वह हमेशा मीटर यूनिट में होना चाहिए। इसे हमें याद रखना है कि फोकस दूरी हमेशा मीटर यूनिट में होना चाहिए। अगर परीक्षा में सेंटीमीटर दिया है तो इसके लिए फार्मूला यूज होगा 100/f। इसे हमें याद रखना है। डायरेक्टली हम क्षमता के लिए 100/f यूज करेंगे अगर सेंटीमीटर में दिया है तो, और अगर मीटर में दिया हो तो हम डायरेक्टली f के जगह मान रख देंगे तो उससे हमें क्षमता का मान मिल जाएगा। हम जानते हैं कि फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो उसी के आधार पर जब फोकस दूरी धनात्मक है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। इसे हमें याद रखना है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसे हमें याद रखना है कि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसे हमें याद रखना है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आपतन कोण की ज्या
और अपवर्तन कोण की जया एक निश्चित अनुपात में होता है, अर्थात वह एक नियतांक के रूप में और यह नियतांक होता है म्यू। म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक। म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण का यह संबंध हमें याद रखना है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें क्रांतिक कोण का मान दिया रहेगा और हमें बोला जाएगा कि अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें याद रखना है कि म्यू इक्वल टू होता है कॉसेक सी। यहाँ पर सी जो है क्रांतिक कोण है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।